हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास से हमारी, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सत्ता की साझेदारी जो है हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, और पहला चैप्टर है हमारा आपका पॉलिटिकल साइंस का, और बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। सत्ता यानी कि पावर, कैसी पावर? कोई बिजली वाली पावर है या फिर आपको पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं? तो जब भी यहाँ हाँ बात करें परिप्रेक्ष्य में, तो ये हमेशा राजनीतिक पावर में पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अब किसकी पार्टनरशिप बात कर रहा है? किसी वर्ग विशेष की, किसी व्यक्ति विशेष की, या किसी आपका जेंडर विशेष की बात कर रहे हैं? तो जैसे जैसे हम लोग आपको चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे तो हमें सत्ता का मतलब भी क्लियर हो जाएगा, और पार्टनरशिप जो आपकी साझेदारी है उसका भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो आइए सभी बच्चे, जो मेरे बच्चे अभी क्लास में थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं, बैठ जाइए क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है। आप 10th में प्रवेश कर चुके होंगे कुछ बच्चे। चलिए देख लें बेटा। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो हम उसका परिचय पढ़ते हैं। आखिर में उस जो पूरा वो आपका चैप्टर है वो कहना क्या चाहता है, किन किन आपके मुद्दों पर बात करेगा, कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिनको हमको समझेंगे। ठीक, तो परिचय बेसिकली ताबक की पॉइंट होता है कि भाई ये चीजें हैं, ये आपको पढ़ना है। लास्ट में होता है कंक्लूजन कि हमने ये सीख लिया है इससे। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल यानी कि जब आप 9th में रहे होंगे, तब उस समय की बात है। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग में सीमित नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कोई एक ही अंग पूरी तरह से पावरफुल नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ पूरी तरह से सामंजस्य केंद्र में लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा है, इन सब के लिए केंद्र में लोकतंत्र के लिए कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं को एक साथ शुरू करते हैं, यानी कि 2 एग्जाम्पल के माध्यम से। बेल्जियम और आपका श्रीलंका है, इसमें हम आपका पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। दोनों घटना बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह से निपटाती है। घटनाओं में हमें ये समझने के लिए मदद मिलेगी कि आखिरकार लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। सत्ता हमारे बंटवारे में उन रूपों में बातचीत करने में चर्चा के अध्याय में आगे बढ़े। ठीक, ये आपको देखना है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा देश है यूरोप का, बहुत सुंदर है। कभी मौका मिले तो घूमने जरूर जाइएगा। और वहीं बगल में हमारा लगता हुआ पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये भी बहुत खूबसूरत है। और अगर सबसे पहले किसी विदेश का नाम सुना हो तो रामायण में हमने श्रीलंका का नाम सुना था। श्री राम लंका गए थे और रावण को मारकर एक माता सीता को लेकर आए थे। तो तब से हमारा जो बस लंका बसा हुआ है, श्रीलंका बसा हुआ है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। कहाँ का है? यूरोपियन कंट्री का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल से हमारे हरियाणा से भी छोटा है। एरिया भी बता दिया कि अगर भैया आपको मेजरमेंट करना है तो हरियाणा से भी छोटा है। अब आप देख लीजिए मैप में हरियाणा कहाँ पर है, तो उसका एरिया समझ आएगा। इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लम्सबर्ग से लगती हैं, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। और लैंड लॉक है, सबसे बड़ी बात है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख इतनी हो सकती है, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। हरियाणा में आबादी कैसी है? ज्यादा है। ज्यादा इसमें कैसी है? करीब आधी है। ठीक, समाज का जातीय बनावट बहुत जटिल है। जाति मतलब जो कास्ट वे सिस्टम टाइप में है, वो कैसा है? बहुत जटिल है। देश में कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिंग्स इलाके में रहता है, और वो लोग डच बोलते हैं। लैंग्वेज कौन सी है? डच। यही आपको इसमें समझना है बस। शेष 40%
लोग आपका वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और क्या करते हैं, ये आपका फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। 59 + 40 + 1% = 100। 1% बोलने वाले कौन है? जर्मनी भाषा जो लोग बोलते हैं। राजधानी है इसकी बेलारूस, सॉरी ब्रुसेल्स, नॉट बेलारूस। ब्रुसेल्स क्या है इसकी कैपिटल है। और जो कैपिटल है उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग आपका डच बोलते हैं। तो अलग कम्युनिकेशन है ना, यानी कि लोग ज्यादा रह रहे हैं, भाषा कौन सी बोल रहे हैं, किधर क्षेत्र में उधर कौन सी भाषा है, ये पूरा चीज इसमें बड़े अच्छे से आपको दिखाया गया और इसको समझाने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने में डच लोग इस स्थिति से नाराजगी थी। अब या तो उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं रही हो, तो इस वजह से उनकी क्या थी, ये आपका चीजें बनी रही। डच भाषा के लोग इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच लोग वाले समूह में बीच में क्या हो गया, आपसी तनाव इनका बढ़ने लगे। दोनों समूह के टकराव से एक तीखा रूप आपका ब्रुसेल्स में लिया गया। एक विशेष समस्या थी, डच बोलने वाले लोगों की संख्या हिसाब में अपेक्षाकृत ज्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में ये काफी अल्पमत थे। कैसे थे? कुछ मामलों में ये थोड़े से कमजोर रूप में ये साबित हुए। तो कहीं पर अगर संख्या है तो आर्थिक शोषण, मतलब आर्थिक स्थिति कम है, ये सारी चीज। चलिए आगे बढ़ जाए। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश श्रीलंका के एक आपका द्वीपीय देश, ऐसा है द्वीप यानी चारों तरफ जल है, पानी से घिरा हुआ। तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित आबादी में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया का एक अन्य देश श्रीलंका की आबादी कई जातीय समूह के लोग हैं। जातीय समूह में आपका सिंघोली है। एक कौन है? सिंघलियो, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितना है? 74, यानी कि काफी अच्छी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन इनकी है, इनकी बनी हुई है। ठीक, इनकी ही पॉपुलेशन है 2/3। ठीक, फिर तमिलों का नंबर आता है, आबादी का कुल 18% है। तमिलों में से 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। एक तो वहां के मूल तमिल है और एक है हिंदुस्तानी तमिल, जो अपने इसी शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे लोगों की संतानें हैं। मौजूदा श्रीलंका में नक्शे पर गौर करें तो आप पाएंगे कि तमिलनाडु मुख्य रूप से उत्तर और आपका पूर्वी आबादी में है। सिंगोली भाषा के लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषा के लोग कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी ईसाई लोग हैं, जिसमें 7% हैं, और वे सिंघोली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। कैसे हैं? सिंघोली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक, जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में बेल्जियम में, चलिए नहीं इसी का पार्ट है, तो आपने थोड़ा सा स्थिति को देख लीजिए। बेल्जियम और श्रीलंका, ये एक स्पर्श रूप है। तो ये ब्रुसेल्स की राजधानी का क्षेत्र है, कहीं पर बेलालोन है, फ्लेमिंग्स है और जर्मन के भाषा बोलने वाले क्षेत्र। तो जो क्षेत्र दिखाए गए हैं ये कुछ अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। और ये आपका फ्रेंच वाले हैं, जो आपका फ्रेंच बोल रहे हैं, और येलो में आपका क्या है? डच भाषी, डच वाले। चलिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, 12 साल के बाद, ठीक है।
सिंघली समुदाय ने नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाया। भाई, जिसकी पॉपुलेशन 74% है, तो शासन पर प्रभुत्व का मतलब होता है जिसका राज हो, जिसका हक चले, हुकूमत चल जाए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सिंघली समुदाय के प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती में कई तरह के आपके कदम उठाए गए। अब उनकी गवर्नमेंट बनी है, संख्या उनकी ज्यादा है, तो काम उनके हिसाब से होगा, नियम कानून भी ऐसा ही कुछ वो फिक्स करेंगे। 1956 में कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली ने एक राजभाषा घोषित कर दिया। अब अपनी ही भाषा को उन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया। तो ये जो भी कुछ है वो यही भाषा है, वही स्वरूप है, ठीक, यही घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूलों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली, यानी कि अगर भाषा हो, नौकरी होगी, तो ये वर्ग ऐसा है जिसको सबसे पहले नौकरी दी जाएगी। यानी कि जो आपका श्रीलंकाई तमिल है उनको बाद में, भारतीय मूल के तमिल और मुस्लिमी को बाद में, यानी कि प्राइम कौन हुआ, सिंघली हो गए। और आप जान सकते हैं ये श्रीलंका है और कितने बड़े क्षेत्र पर उनको ही रूल रेगुलेशन है उनका, और उसी पॉपुलेशन बेस के ऊपर उन्हें ही सब कुछ रूल करने का, रेगुलेशन करने का मौका मिला। ठीक, ये आप इसमें देखेंगे। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बुद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आइए, इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उन्हें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। कैसा है? असंवेदनशील। अब किनको लगा? जो श्रीलंकाई तमिल है उनको बेगानापन, कि हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है, ये सिंघली हैं, ये क्या है, ये बौद्ध धर्म का नेतृत्व करने वाली सारी पार्टियां, यानी कि ये किसको मानती है, ये आपका बौद्ध धर्म को मानती है, ये बौद्ध मतावलंबी है, ठीक। और कह रहे हैं ये असंवेदनशील हैं क्योंकि ये हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। अब मुद्दा कैसा हो गया है, एक समूह वर्सेस दूसरे समूह ने उसको मुद्दा ले, यानी सिंघाली वर्सेस आपका तलंकाई जो तमिल है उनके खिलाफ। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो अपने मनचाहे ढंग से देश में शासन कर सकता है। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की उनकी इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, और ये चीज बड़ी कॉमन है कि वो हो सकती है। अब क्या हुआ, श्रीलंकाई तमिल ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा, रोजगार का समान अवसर वालों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता उनकी मांगों को लेकर नकार दिया गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल बनने की मांग आकर अनेक राजनीतिक संगठन, श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अंधविश्वास के टकराव का रूप ले लिया और गृह युद्ध में रणनीतिक हुआ और परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष लोग मारे जा चुके थे। परिवार में अपने मुल्क में भाग का शरणार्थी बन गए। इसमें से कुछ ज्यादा लोग आपका रोजी रोटी की चौपट हो गई। आपने पढ़ा होगा कि 10वीं क्लास के आर्थिक शास्त्र में पुस्तक में पढ़ा कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है। श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है, पर वहां गृह युद्ध से मुल्क की सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक जीवन में काफी परेशानी आई। वर्ष 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। सोच के देखिए कब चला और 2009 में आकर इसको शांति हुई। एक बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने चला। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ेंगे, बेल्जियम की समझदारी को देखेंगे और उधर थोड़ी समझदारी देखेंगे कि श्रीलंका ने की कि नहीं की। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, संस्कृति की विविधता को स्वीकार किया। ये क्या अंतर है इसको देखिए। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए। कितने? 4 संशोधन सिर्फ।
इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाली किसी भी आबादी को बेगानेपन का एहसास ना हो। कोई यह समझे कि मैं अलग थलग हूँ, बस मैं रह रहा हूँ, ये एहसास नहीं होना चाहिए। सभी मिलजुल कर रह सकें, इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था की वह कल्पनाशील है। कोई और देश नहीं कर सकता। बेल्जियम के मॉडल पर विशेष जानकारी रखेंगे और कुछ बातों कर देंगे। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार ने डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रखी और कुछ विशेष कानून तभी बना सके जब दोनों भाषाई समूह में सांसदों के बहुमत के पक्ष में हो। इसी प्रकार समुदाय के लोगों ने एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, यानी कि कुछ भी फैसला होगा वो वन साइडेड नहीं होगा। ये उन्होंने आपका डिसाइड किया। ठीक, यानी कि सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रसल्स में आने वाले अनेक दोनों समुदाय में समान प्रतिनिधि आपका फ्रेंच भाषा और ब्रुसेल्स के समान आपका प्रतिनिधित्व करने वाले के लिए इसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया। डच भाषा के लोग ने केंद्र सरकार की बराबरी का प्रतिनिधित्व भी अभी का स्वीकार कर लिया। तो सब कुछ क्या हुआ, एक बराबर फैसले के रूप में हुआ और सब ने एक दूसरे के साथ रहना और सामंजस्य बैठाना कि हम सब साथ हैं, उसी आधार पर रहेंगे। यही उन्होंने स्वीकार किया कि किसी को अलगपन ना लगे। आप भले ही पॉपुलेशन में कम है या ज्यादा, भाषा कम कोई सी बोलते हैं, लेकिन समरूप समानता के हिसाब से काम किया जाएगा। तो इस पर उन्होंने बढ़ावा दिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बार घर जाकर पढ़िए, कल इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।